जाता है। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था आपको पता है गंभीर संकट में थी। विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम हो गया था कि मुश्किल से कुछ हफ्तों का आयात ही किया जा सकता था। सरकार को सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। महंगाई बढ़ रही थी, उद्योग ठप पड़ रहे थे और बेरोजगारी तेजी से मुंह फैला रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख कमजोर हो चुकी थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ने संकट के दौर में बड़ा फैसला लिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 1991 के बजट को क्यों माना जाता है युगांतकारी बजट? 1 फरवरी को आएगा मोदी का बजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोदी सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट 1 फरवरी 2026 को संडे के दिन पेश किया जा रहा है। अब 90वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को लोकसभा में पेश करेंगी। बजट को पेश करने से पहले इनको बनाने से लेकर पेश करने तक बहुत सारी तैयारियां की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1991 के बजट को देश की आर्थिक दशा और दिशा बदलने वाला क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से चीफ एडिटर शिकायत प्रत्युष सर से। सर, 1991 के बजट को जो है वो उसको इस तरीके से क्यों इतना बोला जाता है? देखिए, 1991 मतलब यूपीए सरकार और उस बजट को टर्निंग पॉइंट माना जाता है, बहुत युगांतकारी कहा जाता है। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था आपको पता है गंभीर संकट में थी। विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम हो गया था कि मुश्किल से कुछ हफ्तों का आयात ही किया जा सकता था। सरकार को सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। महंगाई बढ़ रही थी, उद्योग ठप पड़ रहे थे और बेरोजगारी तेजी से मुंह फैला रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख कमजोर हो चुकी थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ने संकट के दौर में बड़ा फैसला लिया बजट को। क्या फैसला लिया सर? देखिए, ऐसे हालात में प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साहसिक कदम उठाया। सबसे पहला काम तो ये किया कि आसान रास्ता नहीं था, बहुत कठिन रास्ता था, फिर भी उन्होंने एक बड़ा प्रयोग किया और पुराने ढर्रे पर ही देश को चलाने की बजाय उन्होंने जोखिम उठाने की कोशिश की। 1991 का बजट देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक ठोस रोड मैप लेकर आया और 1991 के बजट की सबसे बड़ी पहचान थी लाइसेंस राज का खात्मा। इससे पहले उद्योग शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। भ्रष्टाचार और देरी आम बात थी। इस बजट में उद्योगों को आज़ादी दी गई कि वे खुद फैसले लें, उत्पादन बढ़ाएं और प्रतिस्पर्धा करें, कंपटीशन करें। इससे निजी क्षेत्र को नई ताकत मिली और इस बजट में पहली बार विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए छूट दिया गया। सीमा शुल्क में बड़ी कटौती की गई। पहले 220% ये शुल्क था, जिसे घटाकर 150% किया गया। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिला और विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर लौटा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बजट क्रांतिकारी था और युगांतकारी था। मतलब कि सरकार के क्रांतिकारी बजट से निर्यात और उद्योग को बढ़ावा मिला। बिल्कुल, वो तो मिलता ही है। सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए और व्यापार को सरल बनाया गया। टैक्स संरचना में बदलाव हुए और उद्योग के लिए नियम आसान किए गए। इसका असर ये हुआ कि भारत का निर्यात बढ़ा, सरकारी खजाने में पैसा आने लगा और रोजगार के नए अवसर बनने लगे। इसके पहले और बाद में भी कई बजट आए। 1991 के बाद तो कई बजट आए, लेकिन 1991 जैसा किसी बजट का असर दिखाई नहीं दिया। वजह साफ है कि बाकी बजट सुधारात्मक थे, लेकिन 1991 का बजट परिवर्तनकारी था। यह सिर्फ खर्च और कर की बात नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी आर्थिक सोच को बदल रहा था। यही मजबूरी में लिया गया फैसला था जिसने देश को नई दिशा दी थी। तो मुझे लगता है कि अभी भी वही हाल है। अगर उसी तरह का बजट नहीं आएगा तो स्थिति देश की संभलेगी नहीं। सर, तो 1991 के बजट को क्रांतिकारी युगांतकारी कहा जाता है, तो आखिर क्या है इसमें और क्या क्या है? नहीं, 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो गई, तो इसलिए कहा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। निजी क्षेत्र में काफ़ी तेजी आई व्यापार कारोबार में और भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई ताकत के रूप में सामने आया। अगर यह बजट ना आया होता तो विशेषज्ञ यही मानते हैं कि भारत की हालत आज बहुत कमज़ोर होती, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह बजट इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसने डर के माहौल में उम्मीद पैदा की।
यह बजट उन सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की वापसी था। और आज भी जब बजट की चर्चा होती है तो 1991 का नाम सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव को आज भी लोग याद करते ही हैं। बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री थे, बहुत साहसिक थे, और वैसे ही वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन नहीं जानता है। तो उन्होंने भी 1991 का जो बजट पेश किया, बजट तो कई हुआ है तब से लेकर अब तक, लेकिन वैसा बजट नहीं आया जो 1991 में आया था। उसने पूरी तस्वीर बदल दी इकोनॉमी की। तो वैसा ही बजट लाने की जरूरत अभी भी है। अब देख रहे हैं कि अब FTA हो रहा है, मतलब अब विदेश से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स घटाया गया है। जो 110% लगता है टैक्स, अब उसको घटाकर 10% करने की तैयारी है। लेकिन उसका लाभ भारत के लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगा। हो रहा है ना कि मर्सिडीज और बड़ी बड़ी OD कंपनी की गाड़ियाँ अब बहुत कम दाम पर मिलेंगी, लेकिन ये गलत खबर है। देखिए, जो गाड़ियाँ यूरोप में बनती हैं वहाँ से यहाँ मंगाई जाएंगी, उन पर टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन जो विदेशी गाड़ियों के पार्ट्स आते हैं इंडिया में और यहाँ पर असेंबल होते हैं, यहाँ पर बनाई जाती हैं जो गाड़ियाँ, उस पर ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी। तो OD, मर्सिडीज, BMW जैसी जो तमाम बड़ी महत्वपूर्ण गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, और जो भारत में बिकती हैं, वो तो यहीं असेंबल्ड होती हैं भारत में ही, तो उन पर तो कोई छूट ही नहीं मिलेगी। अब स्पेशली कोई इंपोर्ट कराएगा विदेश से कोई गाड़ी, तब छूट मिलेगी। तो ये केवल माहौल बनाया जा रहा है, और इस तरह से माहौल बनाने से बजट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आएगा। तो फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, तब न देश आगे बढ़ेगा। यहाँ तो मुट्ठी भर लोगों को फायदा होगा। जो यूरोप से गाड़ी इंपोर्ट कराएंगे उन्हीं को फायदा होगा। कितने अपर क्लास के लोग, कितने % लोग, वो भी लग्जरी गाड़ियाँ यूरोप की भारत में ही असेंबल्ड होती हैं, और उन पर तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि 1991 के बजट से सबक लेना चाहिए सरकार को। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब आपकी क्या राय है 1991 के बजट को लेकर और आज के भारत की स्थिति को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।